तो एक बहुत बड़ी खबर आई है। भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐसा काम कर दिखाया है जिसका सपना लगभग 70 साल पहले देखा गया था। आज हम इसी कमाल के सफर के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। सोचिए, कोई देश जिसके पास अपना यूरेनियम है ही नहीं, वो एक बड़ा न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम कैसे बना सकता है ना मुश्किल सवाल। बस यही वो पहेली है जिसे भारत दशकों से सुलझा रहा है। तो चलिए इस कहानी को एकदम शुरू से समझते हैं। और इसकी जड़ में है भारत की एक बहुत बड़ी मुश्किल, और वो है यूरेनियम की जबरदस्त कमी। अब देखिए, अगर हम दुनिया भर के यूरेनियम के भंडारों पर नजर डालें तो ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान, कनाडा ये सब बड़े खिलाड़ी हैं। और भारत, हमारा हिस्सा 1% से भी कम, मतलब ना के बराबर। और ये सब उस वक्त हो रहा है जब हमारी ऊर्जा की भूख आसमान छू रही है। सोचिए, एआई डेटा सेंटर्स, गांव तक बिजली पहुंचाना, इन सब के लिए हमें बहुत ज्यादा पावर चाहिए। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि हम अपने फ्यूल के लिए दूसरे देशों पर बुरी तरह निर्भर हैं। अंदाजा लगाइए, 2008 से लेकर अब तक भारत ने रूस, कजाकिस्तान और कनाडा जैसे देशों से करीब करीब 18,800 मीट्रिक टन यूरेनियम इंपोर्ट किया है। ये एक बहुत बड़ी डिपेंडेंसी है। तो सवाल उठता है, इस इतनी बड़ी मुश्किल का हल क्या था? कमाल की बात यह है कि इसका जवाब दशकों पहले ही सोच लिया गया था, एक बहुत ही ब्रिलियंट लॉन्ग टर्म प्लान में। चलिए आज भारत के इसी 3 स्टेज न्यूक्लियर प्लान को डिकोड करते हैं। और इस पूरे मास्टर प्लान के पीछे जो विजनरी थे वो थे डॉक्टर होमी भाभा। उन्होंने भारत की सिचुएशन को बहुत गहराई से समझा। वो जानते थे कि हमारे पास यूरेनियम तो कम है, लेकिन एक चीज़ है जिसमें हम दुनिया में सबसे आगे हैं, और वो है थोरियम। दुनिया का करीब 13% थोरियम भारत के पास है। तो उनका विजन बिल्कुल साफ था, अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लो। तो ये प्लान काम कैसे करता है? बहुत दिलचस्प है। स्टेज 1 में हम बाहर से मंगाए गए यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं अपने प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स में। अब इससे होता क्या है? एक तो हमें बिजली मिलती है, और दूसरा हमें मिलता है एक बहुत ही कीमती बाय प्रोडक्ट, प्लूटोनियम 239। और बस यही प्लूटोनियम वो चाबी है जो हमें स्टेज 2 का दरवाज़ा खोल कर देती है। और स्टेज 2 का नाम है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। यही इस पूरे प्लान का दिल है, इसकी रीढ़ की हड्डी है। और जो हाल ही में बड़ी कामयाबी मिली है ना, वो इसी से जुड़ी है। तो अब सवाल आता है, ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर या एफबीआर है क्या भला? देखिए, ये किसी जादू से कम नहीं है। ये एक ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर है जो जितना फ्यूल जलाता है ना, उससे ज्यादा फ्यूल बना देता है। हाँ, सही सुना, ये फ्यूल को ब्रीड करता है, मतलब पैदा करता है। समझिए, ये रिएक्टर स्टेज 1 और हमारे फाइनल गोल स्टेज 3 के बीच एक बहुत जरूरी पुल का काम करता है। अच्छा, हाल में एक शब्द बहुत सुनने में आया होगा, क्रिटिकलिटी। भारत के रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी हासिल कर ली। इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। इसका मतलब है कि रिएक्टर के अंदर जो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन है वो अब सेल्फ सस्टेनिंग हो गई है। मतलब वो खुद ब खुद चल सकती है, स्थिर है, और रिएक्टर अब पूरी तरह से काम करने के लिए तैयार है। एफबीआर की जो सबसे कमाल की बात है ना, वो है इसका ब्रीडिंग रेशियो। ये 1 से ज्यादा होता है। इसको ऐसे समझिए कि खेत में एक बीज बोया और जब फसल काटी तो 1 से ज्यादा बीज वापस मिल गए। बस यही चीज इस टेक्नोलॉजी को इतना रेवोल्यूशनरी बनाती है। अगर कल्पक्कम के इस प्रोटोटाइप रिएक्टर की बात करें तो इसमें फ्यूल के तौर पर मॉक्स यानी प्लूटोनियम और यूरेनियम ऑक्साइड का मिक्सचर यूज होता है। लेकिन असली जो टेक्निकल चैलेंज है वो है इसका कूलेंट। इसमें स्टेज 1 की तरह भारी पानी नहीं बल्कि लिक्विड सोडियम का इस्तेमाल होता है। और लिक्विड सोडियम को संभालना, भाई, ये बहुत ही मुश्किल और खतरनाक काम है। तो ये जो कामयाबी है ये वाकई में ऐतिहासिक है। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि असली मंजिल यानी थोरियम पावर अभी भी दूर है। सफर अभी लंबा है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि इस रिएक्टर को क्रिटिकलिटी का लक्ष्य असल में 2010 में ही हासिल करना था, लेकिन ये हो पाया 2024 में। पूरे 14 साल की देरी। और जाहिर है, इस 14 साल की देरी का मतलब है कि प्रोजेक्ट का खर्चा भी काफी ज्यादा बढ़ गया। अब आगे का रास्ता भी आसान नहीं है। एक तो बढ़ा हुआ खर्चा, दूसरा, जैसा मैंने बताया, लिक्विड सोडियम कूलेंट की टेक्नोलॉजी। ये एक बहुत बड़ी सिरदर्दी है।
ये इतनी मुश्किल चीज़ है कि फ्रांस और जापान जैसे बड़े बड़े देशों ने भी अपने फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्रोग्राम बंद कर दिए। और हमें सिर्फ ये एक प्रोटोटाइप ही नहीं चलाना है, हमें तो स्टेज 3 में जाने के लिए ऐसे कई और रिएक्टर्स बनाने होंगे। तो आखिर में एंड गेम क्या है, मंजिल क्या है? देखिए, मंजिल है स्टेज 3, जहां हम इन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स में बने यूरेनियम 233 का इस्तेमाल करेंगे और उससे चलाएंगे रिएक्टर्स की एक पूरी नई पीढ़ी। और ये नए रिएक्टर्स किस पर चलेंगे? भारत के अपने विशाल थोरियम भंडारों पर। बस यही वो पल होगा जब डॉक्टर भाभा का 70 साल पुराना सपना पूरा होगा और भारत ऊर्जा के मामले में सचमुच आत्मनिर्भर बन जाएगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कलपक्कम की कामयाबी एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन 14 साल की देरी के बाद एक सवाल अब भी हवा में है कि ऊर्जा में आत्मनिर्भरता का ये सपना हकीकत कब बनेगा? एक बात तो तय है, ये कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं थी, ये एक मैराथन है, और ये मैराथन अभी कई दशकों तक और चलेगी।